नीचे बिठा दिया दरी बिछा करके कि खाना खाने की व्यवस्था है और इस तरीके की चीजें थी तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल थी। कई जगहों पर हमने देखा कि वो एक सर्टिफिकेट प्रशस्ति पत्र दे रहे, उसमें झारखंड आंदोलनकारी का कहीं उल्लेख ही नहीं। कई जगह हमने ऐसा देखा कि वो झारखंड आंदोलनकारी बन गए, झारखंड आंदोलनकारी झारखंड आंदोलन से जिनका कभी कोई नाता ही नहीं रहा। सरकार में 4 मंत्री ऐसे हैं जो बैकग्राउंड आ चुका है। तो ये सुदेश महतो को मंत्री का भी ऑफर आया, मुख्यमंत्री का भी ऑफर है। वो कहाँ से स्कॉट लगा के घुमा के उसको रांची कोर्ट में पेश करने लाते। उस समय सोशल मीडिया कुछ नहीं था। उनको डर था कि कहाँ आजसू के योद्धा जो है, आजसू के सेनानी जो आंदोलनकारी जो है, कहाँ हमला कर देंगे और सुदेश महतो को छुड़ा लेंगे। ये सुदेश महतो 4 बार जेल गए। अखबार के पहले पन्ने पर तस्वीर है हमारी, रेल रोकते हुए, गिरफ्तार होते हुए, पुलिस का बट से पिटाई होते हुए, और FIR बना रही है चुटिया पुलिस कि तो टेम्पो वाला को लूट रहा था, उसमें इसको अरेस्ट किया। तो अगर झारखंड बना तो आजसू के एनडीए में आने के बाद बना। 20 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए के साथ रहा, झारखंड नहीं बना। झारखंड 93 में बन सकता था जब नरसिंह राव की सरकार को बचाने के लिए इन पर आरोप लगा संसद में। अच्छा, ये नमस्कार, जोहार, द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हमारे साथ फिलहाल एक खास मेहमान बैठे हुए हैं। इनका तारुफ मैं क्या ही करवाऊं, लेकिन मैं एक किस्सा बताता हूं। बहुत छोटा सा किस्सा है। मैं छोटा था और रांची के मोरहाबादी मैदान में एक सभा थी और उस सभा में नारे लगते थे कि कैसे लेंगे झारखंड। तो इधर से लोग आवाज देते थे, लड़के लेंगे झारखंड। मैं अपने पिता के साथ उस सभा में देखने के लिए मैं गया था। तो वहां पहली बार मैंने एक शख्स को देखा था और उस शख्स का नाम है प्रवीण प्रभाकर साहब। सर, बहुत आपका स्वागत है द भारत मित्र में। नमस्कार से जोहार का ये जो सफर है, इस सफर के वाहक बहुत लोग थे, लेकिन उसमें एक वाहक प्रवीण प्रभाकर साहब भी है। मैंने आपका तारुफ अभी एक आजसू पार्टी के नेता, प्रवक्ता के तर्ज पर, के महासचिव के तर्ज पर नहीं करवाया, उपाध्यक्ष के तर्ज पर नहीं करवाया। मैंने आपका तारुफ करवाया झारखंड आंदोलनकारी के तर्ज पर, चूंकि मैंने देखा है आपको संघर्ष करते बचपन से। और नमस्कार से जोहार तक का सफर वो हम महसूस भी करते हैं। कई लोग, अभी बहुत लोग मिलते हैं, गुस्सा के ही कहते हैं तब यार पहले ही वाला बियर ये ठीक था। मतलब आप एक झारखंड आंदोलनकारी होने के तर्ज पर क्या महसूस करते हैं? देखिए, कभी कभी कोई बात निकल जाना वो सच्चाई नहीं होती। कई लोग बात करते समय बोलते हैं ये बात जो आप बोल रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा। झारखंड बने 25 वर्ष हो गए। ये सच है कि जो सपने हम लोगों ने देखे थे, जो संघर्ष हम लोगों ने किया, अनगिनत ऐसे लोगों ने किया जिनका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाएगा। उन लोगों ने जो सपना देखा, शहीदों ने जो सपना देखा, वैसा झारखंड अभी नहीं बना। ये हम स्वीकार करते हैं, हम लोग बार बार कहते हैं इस चीज को। सुदेश जी ने भी कई बार अपने स्पीच में इस चीज को कहा। लेकिन झारखंड बनने के बाद जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन तो दिखता है। इसलिए दिखता है कि सेंटर पटना नहीं है, सेंटर अब रांची। और रांची से चाईबासा भी कुछ घंटों का सफर है, पलामू भी कुछ घंटों का सफर है, धनबाद भी है, हजारीबाग भी है, और हमारे साथ दुमका भी है। और झारखंड में हम देखेंगे तो एक जो एरिया झारखंड का रहा, उसका एक सांस्कृतिक पहचान रही। पलामू में लोग बोलते हैं बिहार का असर दिखता है, लेकिन आप अगर बहुत ढंग से देखेंगे तो बिहार और पलामू में भी एक अलग सांस्कृतिक अंतर बहुत दिखता है। अंतर, बिल्कुल एक अंतर दिखता है। कुछ लोग कहते हैं बंगाल का असर भी है, लेकिन बंगाल में तो जामताड़ा जिले में हमारा वो सब बांग्ला भाषी इलाका ही है। लेकिन जब हम बंगाल में जाते हैं और अपने यहाँ, तो एक सांस्कृतिक अंतर दिखता है। एक बांग्ला भाषी होने के बावजूद वो सांस्कृतिक अंतर दिखता है। वो दिखता है, हाँ दिखता है। कई इलाकों में उड़िया भाषा चलती है, लेकिन उड़ीसा जब जाएंगे और झारखंड का उड़िया भाषी इलाका है, तो एक सांस्कृतिक वो अंतर आपको दिखेगा, वो महसूस होता है कि सोच में, विचार में, व्यवहार में झारखंड के लोग बहुत एक
अलग संस्कृति दिखती है इसका। बल्कि मैं कहूँगा झारखंडी संस्कृति का प्रभाव बंगाल के भी कई इलाकों पर है, मिदनापुर हो, बांकुड़ा हो, उड़ीसा के भी कई इलाकों पर है। हम केवंझर की बात करें, सुंदरगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों पर है, जसपुर जैसे इलाके में। तो परिवर्तन झारखंड बनने के बाद धीरे धीरे ही आया है, लेकिन परिवर्तन दिखने लगा। आपने कहा नमस्कार से जोहार का तक का सफर, तो वो दिख रहा है, दिखता है। आप तो बहुत चीज के आपने अपनी आंखों के सामने देखा है। आपने देखा कि कैसे झारखंड में निर्दलीय मुख्यमंत्री बने, आपने देखा कि कैसे झारखंड में सरकारें गिराई गई, कैसे सरकारें बनाई गई, तमाम चीजें आप लोगों ने देखा है। मैं अभी 4 दिन पहले के एक उदाहरण देता हूँ। आर्यभट्ट सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित था झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए। कुछ आंदोलनकारी वहां नाराज हो गए। नाराज क्यों हो गए कि क्या व्यवस्था है, मतलब इसी के लिए हमने अलग राज्य लिया था कि मतलब नीचे बिठा दिया, दरी बिछा करके खाना खाने की व्यवस्था है, और इस तरीके की चीजें थी जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। कई जगहों पर हमने देखा कि वो एक सर्टिफिकेट प्रशस्ति पत्र दे रहे, उसमें झारखंड आंदोलनकारी का कहीं मतलब उल्लेख ही नहीं है। कई जगह हमने ऐसा देखा कि वो झारखंड आंदोलनकारी बन गए हैं, झारखंड आंदोलनकारी झारखंड आंदोलन से जिनका कभी कोई नाता ही नहीं रहा है। तो ये सब चीजें जब आप देखते हैं तो आप लोगों को दुख नहीं होता है? मतलब अजीब दुख तो होता है, क्योंकि मैंने देखा उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में झारखंड आंदोलनकारियों को प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला। झारखंड में हम लोग के प्रयास करने के बाद शुरू हुआ, झारखंड आंदोलनकारी आयोग बना, चिन्हितीकरण का काम शुरू हुआ, और रघुवर जी के समय सम्मान देना भी शुरू हो गया था। लेकिन जो स्पीड होनी चाहिए थी उसमें राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर, दोनों स्तर पर, जो प्रशासनिक अभी है या राजनीतिक सामाजिक स्तर पर भी जो सम्मान झारखंड आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए था, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को देते हैं, उसी आधार पर, उसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड निर्माण करने वाले सेनानियों को, योद्धाओं को जो सम्मान समाज के अंदर मिलना चाहिए था, जो प्रशासनिक स्तर पर मिलना चाहिए था, वो नहीं दिखता है। और कभी कभी लगता है ऐसा होना चाहिए कि हमने झारखंड लड़कर बनाया है, हमारे पास एक विजन है, हम विजन किसी को देना चाहते हैं। बल्कि जितनी सरकार रही काम हुआ, लेकिन अभी सबसे ज्यादा खराब स्थिति है ये वर्तमान सरकार। हाँ, वर्तमान सरकार में। इसीलिए कि अभी का जो आयोग है वो आयोग जिम्मेवारी का वहन नहीं कर रहा। मैं कहना दुख के साथ एक आंदोलनकारी होने के कारण कहना चाहता हूं कि कई लोग शिकायत लेके आते हैं, कई जिलों में जाता हूं तो बोलते हैं भैया जो अभी 30-35 साल का है, 40 साल का है, वो आंदोलनकारी कैसे हो सकता है। ये भी शिकायतें आती हैं कि कुछ लोग मार्केट में ऐसे घूम रहे हैं जो दलाली करके पैसा लेकर झारखंड आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट दिला रहे हैं। अब सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई कितना है, लेकिन सरकार को, झारखंड सरकार के संज्ञान में नहीं होगा ऐसा नहीं। जब बीच में झारखंड आंदोलनकारी आयोग भंग हुआ था, पिछली बार जब हेमंत जी मुख्यमंत्री थे, तो हम लोग मिलने गए थे। मिलने के बाद उनसे बात हुई थी, और जब उन्होंने आयोग बनाया, कुछ पेंशन बढ़ाया, मैं खुद गया था उनका अभिनंदन करने के लिए। विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में जाकर मैंने आंदोलनकारी मोर्चा के जो साथी थे उनके साथ उनका अभिनंदन किया कि चलिए बहुत दिन से भंग था आयोग, आपने बनाया, कुछ पेंशन बढ़ाया। लेकिन उन्होंने उस समय कहा कि हाँ भाई और हम करेंगे, लेकिन जैसे शहीदों का स्मारक आंदोलनकारी होना चाहिए, झारखंड आंदोलन का एक स्मारक बनना चाहिए, जैसे उत्तराखंड में हम लोगों ने पहल की थी, लेकिन इस सरकार में फिर आगे बात नहीं बढ़ी। प्रशासनिक स्तर पर रुचि नहीं दिखती है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर कई चीजें, मैं बताना चाहूँ कि जब सुदेश जी अर्जुन मुंडा कैबिनेट में थे, तो उस समय हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि जो शहीद है झारखंड के, उनके गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करेंगे। वो समझाने के लिए हम लोग को प्रयास करना पड़ा था, और सुदेश जी ने दबाव दिया, तो एक दिन में 2 बार कैबिनेट हुई, और 19 शहीदों के गांव को आदर्श गांव के रूप में चिन्हित किया गया था। मेरे ख्याल से ये 2005 के पहले की बात है, अर्जुन मुंडा जी बने थे उसमें मुख्यमंत्री। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई सर,
वो लोग तो ये भी मानने को तैयार नहीं हो तो कहने के अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई सर, वो लोग तो ये भी मानने को तैयार नहीं हो तो कहने के सुदेश जी कभी झारखंड आंदोलन का हिस्सा रहे ही नहीं है। देखिए, झारखंड आंदोलनकारी कौन है? हमने तो कहा कि हम जब जंगल में घूम रहे थे, जब आंदोलन कर रहे थे, अगर पुलिस के दबाव के बावजूद, पुलिस के डर के बावजूद कोई हमको रोटी दे रहा था, कोई हमको पानी पिला वो रहा भी था, वो आंदोलन। भी आंदोलनकारी है। क्योंकि वो जान रहे थे कि भाई इनके पीछे पुलिस पड़े रहती है, वो भी आंदोलन। जो पत्रकार लिख रहे थे, जो लेखक लिख रहे थे, जो गायक गीत गा गीत रहे गा थे, रहे थे। जो रंगकर्मी नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, हम सबको झारखंड आंदोलनकारी मानते हैं। जिसने अपना अंश मात्र भी योगदान किया है झारखंड बनाने में, झारखंड के निर्माण में, सब झारखंड आंदोलनकारी है। और यही सुदेश जी की बात, तो सुदेश जी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो अपने बारे में चर्चा ही नहीं करते। अच्छा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अपने बारे में एकदम चर्चा नहीं करेंगे। अपने बारे में मैंने क्या किया, मैंने क्या झेला, कभी मैंने अभी तक नहीं देखा है उनको किसी इंटरव्यू में इन सब पर बात हाँ, करते। इसीलिए मतलब बहुत लोग वो शिकायत कर रहे थे। और मैं बता रहा हूँ, सुदेश जी जब स्कूल में थे, झारखंड आंदोलन जब हम लोग 86 से आज सुबह बना, तो उसमें पद और इसका कोई ये नहीं रहता था, है ना। वो मुझे ये करना, मुझे वो करना है। हम लोग को घर में गालियां मिलती थी। जब मेरे ख्याल से जितने आजसू से जुड़े हुए आंदोलनकारी होंगे, उनको सबको घर में उनको कहीं ना कहीं सुनने को मिला होगा। इसलिए मिला होगा क्योंकि आजसू का आंदोलन जब 86 में हम लोगों ने शुरू किया, और निर्मल महतो जी इसके संस्थापक रहे, और 87 में उनकी हत्या हुई। उसके बाद एग्रेसिवली आजसू सड़क पर उतर गया, और 89 आते आते एक ऐसा माहौल आजसू ने क्रिएट किया, छात्रों युवाओं ने पूरे झारखंड में, वो स्वतः स्फूर्त, मतलब लोग खुद जुड़ रहे थे। मतलब इसके लिए मैंने एकदम वो माहौल जो था, न सोशल मीडिया का जमाना था, न पत्र टीवी का जमाना था, न ही अखबार गांव में पहुंचते थे, लेकिन हम लोग गांव गांव घूमते थे, जाते थे, मोटरसाइकिल से जाते थे, पैदल पैदल भी, जो भी साधन मिला लोग अपने जगह पर अपनी जिम्मेवारी मानते हुए वहां पर लड़ाई जारी रख रहा है। कॉलेजों में छात्रों ने स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने आप को प्रस्तुत किया आजसू के आंदोलन में। बहुत बड़ी वो आंदोलन जो था अपने आप में झारखंड के लिए टर्निंग पॉइंट था। उस टर्निंग पॉइंट में स्कूल के छात्र भी आए, जो 14 साल के थे, 15 साल के थे, 16 साल के थे, और उस स्कूल के छात्र में एक सुदेश महतो भी थे, जो स्कूल के जमाने से वो आजसू से जुड़ गए। अच्छा। वो स्कूल के जमाने से आजसू से जुड़ गए, और 91 में वो विलेज कमेटी के सेक्रेटरी बने अपने गांव के। क्योंकि आजसू सिर्फ कॉलेज में नहीं था, विलेज कमेटियां बनती थी, पंचायत कमेटियां बनती थी, ब्लॉक कमेटीज बनती थी, जिला कमेटी रहती थी, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में अलग कमेटी रहती थी, कॉलेज में अलग कमेटी, और ब्लॉक्स और विलेज कमेटी का वो अलग रनिंग होता था। स्टूडेंट यूनियन नाम था, लेकिन इस मूवमेंट से स्टूडेंट भी जुड़े, यूथ भी जुड़े, बुजुर्ग भी जुड़े, बुद्धिजीवी भी जुड़े, है ना। वो एक स्टूडेंट और यूथ का मूवमेंट बना, लेकिन सिर्फ कॉलेज तक सीमित था आजसू, ऐसा नहीं था। अच्छा। ये पूरे वाइडली इसने एक झारखंडी जनमानस को आंदोलित किया। अच्छा। जो सड़क पर नहीं उतरे थे, वो भी आंदोलित हुए। पत्रकारों में एक नया वर्ग सामने आया, जो अपने ढंग से झारखंड आंदोलन को, जो देख रहा था कि बार बार झारखंड आंदोलन कहीं ना कहीं भटक जाता है, कहीं ना कहीं सौदेबाजी हो जाती है। 63 में जयपाल सिंह का उदाहरण सामने आया था। बाद में 93 में जजमन और कांग्रेस की जो डील हुई नरसिंह राव की सरकार को बचाने के लिए, तो झारखंड 63 में भी बन सकता था, 93 में बन सकता था, नहीं बना। और फॉर द फर्स्ट टाइम झारखंड आंदोलन के इतिहास में, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको पता है कि माने 50 साल का जो झारखंड आंदोलन रहा, आखिर केंद्र सरकार ने वार्ता किससे की होगी? जेएमएम से की होगी? नहीं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन से? नहीं। पहली बार वार्ता आजसू से हुई। राजीव गांधी जी बहुत सेंसिटिव प्रधानमंत्री थे, मैं मानता हूं। उन्होंने अपने गृह मंत्री बूटा सिंह जी से कहा कि आजसू के छात्रों, यह बहुत बड़ी बात, लीडर्स को बुलाइए
और अभी देवसन भगत जी मुख्य प्रवक्ता हैं। वो बाद में केंद्रीय अध्यक्ष भी बने थे वो आजसू के। जब सुदेश जी आए हाँ। तो देवसन भगत केंद्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा। तो वो 5 सदस्यीय टीम गई दिल्ली। एक पत्रकार की भी कहा जाता है उसमें मध्यस्थता करने में भूमिका रही उसमें। अच्छा। और आजसू के जो दिल्ली गए, यहाँ हंगामा मच गया। ये कौन से साल की बात है? ये 89 की बात है। 89। हाँ, बूटा सिंह ने वार्ता की। फिर आजसू ने प्रस्ताव दिया कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग झारखंड आंदोलन से जुड़े हैं और झारखंड समस्या, पहली बार केंद्र ने झारखंड को समस्या के रूप में मान्यता दी, इसके पहले नहीं। जबकि जेएमएम लगातार कांग्रेस के साथ और राजद के साथ सरकार में रही, लेकिन समस्या के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। पहली बार केंद्र ने कहा झारखंड समस्या का समाधान करेंगे, और आजसू ने फिर कहा कि सबको बुलाइए। तो फिर ट्रिपार्टाइट टॉक हुआ, त्रिपक्षीय वार्ता, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आंदोलनकारी रहे। और उसके आधार पर केंद्र ने कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स बनाई। अच्छा। ये भी झारखंड आंदोलन का एक माइलस्टोन हुआ। झारखंड विषयक समिति, जो बहुत हाई लेवल कमेटी थी, जिसमें प्रशासनिक लोग थे, कुछ आंदोलनकारी उसमें थे, और उसने आकर झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, जो भी इलाके थे, सब जगह जाके उसने स्टडी की, लोगों से बातचीत की, जानकारी इकट्ठा की, और कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स की रिपोर्ट 91 में संसद के पटल पर रखी गई। अच्छा। उसमें 3 बातें आई थी, या तो इसको अलग राज्य बना दिया जाए, या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, और तीसरा एक विकल्प था कि ऑटोनोमस काउंसिल दे दिया जाए। ठीक है। तो ये सारी बातें आई थी, संसद के पटल पर रखा गया, और हम लोग को भी खुशी थी कि एक ऐसे मुकाम पर झारखंड आंदोलन आया है जो आगे बढ़ रहा है, रास्ता खुल रहा है। केंद्र सरकार के पास जो गांठ थी, वो गांठ हमने खोली। तो ये आजसू का जो 72 घंटा का झारखंड बंद हुआ था, आर्थिक नाकेबंदी जो हुई थी, उसने पूरे देश को हिला दिया था। पूरा कोयला बंद, लोहा बंद, बॉक्साइट बंद, जितना मिनरल्स है, कोई ट्रेन, मालगाड़ी नहीं चलेगा, कोई ट्रेन नहीं चलेगा, रोड पर कोई दिखता नहीं था। ये आजसू का समय तेवर था, कल्पना नहीं कर सकते हैं उस आंदोलन की। उस समय राजनीतिक दल, और हम लोग के ऊपर तो शूट एट साइट का ऑर्डर होता था। अच्छा। देखते ही गोली मारने का आदेश। जैसे ही बंदी हम लोग ने कॉल किया, गृह मंत्रालय जारी किया, देखते ही गोली मारने का आदेश। क्रांतिकारी। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने आप को बोलते हैं हम विधायक मटेरियल, मंत्री मटेरियल, मुख्यमंत्री मटेरियल। मैं कहना चाहता हूं कि आजसू के योद्धा उग्रवादी मटेरियल थे। सरकार मानती थी, बिहार सरकार इसको उग्रवादी मटेरियल मानती थी। सुदेश महतो जब पुरलिया में अरेस्ट हुए झारखंड आंदोलन क्रम में, तो रांची कोर्ट में पेशी थी, और बंगाल पुलिस को हिम्मत नहीं थी कि सिल्ली होकर पार करके उसको रांची कोर्ट में पेश कर दें। ये खौफ था। वो कहां से स्कॉट लगा के घुमा के उसको रांची कोर्ट में पेश करने लाते थे। उस समय सोशल मीडिया कुछ नहीं था। उनको डर था कि कहाँ आजसू के योद्धा जो है, आजसू के सेनानी जो आंदोलनकारी जो है, कहाँ हमला कर देंगे और सुदेश महतो को छुड़ा लेंगे। ये सुदेश महतो 4 बार जेल गए। जो लोग कहते हैं कि सुदेश महतो झारखंड आंदोलन में नहीं है, अरे झारखंड आंदोलन में तो मुझे अरेस्ट किया रेलवे स्टेशन से, पूरा अखबार में फोटो है। मेरे ऊपर केस क्या लगा, जब आप FIR की कॉपी पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये तो पॉकेटमार टाइप का आदमी होगा, परवीन प्रभाकर, लुटेरा टाइप का होगा, सड़क लुटेरा टाइप का होगा। दिया कि एक टेम्पो ड्राइवर को पकड़ के हम लोग पीट रहे थे, उसको लूट रहे थे, मार के अधमरा कर दिया। कहीं आंदोलन का जिक्र नहीं है। अखबार के पहले पन्ने पर तस्वीर है हमारी, रेल रोकते हुए, गिरफ्तार होते हुए, पुलिस का बट से पिटाई होते हुए, और FIR बना रही है चुटिया पुलिस कि तो टेम्पो वाला को लूट रहा था, उसमें इसको अरेस्ट किया। अरे पुलिस आपको आंदोलनकारी मानती है क्या? बिहार सरकार आपको आंदोलनकारी मानेंगे? ये सब कोई भी बात बोलते हैं तो आदमी के पूरे परिप्रेक्ष्य को देखना चाहिए था। मैं एक बार लॉ कमीशन की बैठक में आजसू की तरफ से दिल्ली गया था, तो वहां पर यही बात उठ रही थी कि ये जो
राजनीति का अपराधीकरण है हम्म, इसमें। और दूसरी तरफ है कि अ, किसी को जैसे कल्प्रिट मानना, किस स्टेज में माना जाए, किस स्टेज में उसको अयोग्य घोषित किया जाए। अच्छा। जब कोर्ट ये मान लेता है, वो स्वीकार कर लेता है, वो क्या बोलते हैं चार्जशीट को, उस स्टेज में माना जाए, जब चार्ज फ्रेम हुआ उस स्टेज में माना जाए, या फिर जब कोर्ट डिसीजन देगा तो उस कन्विक्ट स्टेज कर दे में उसके बाद। तो मैंने कहा था आयोग, लॉ कमीशन को मैंने कहा था कि कौन सा ऐसा सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का होगा जिस पर सही केस लगता होगा। कभी नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर 5 केस लगे हैं तो 1-2 केस ऐसा लगाता है कि जिसको मैंने हमको उसको कहीं पर मैंने हमको अपराधी के रूप में बस दिखता बस के है, जीवन भर झेलते या हैं। फिर हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव लगाने जा रहे हैं तो आपराधिक धारा ही लगेगी ना। तो आपराधिक धारा लगा दिया गया, चूंकि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं, डीसी का घेराव करने जा रहे हैं, सड़क जाम किया हमने, तो वो तो हमारे पास आपराधिक धारा ही लगेगा, क्रिमिनल एक्ट ही लगेगा। तो अब उसके बाद आप बोलिएगा कि इस पर तो आपराधिक धाराएं लगी हुई है। अरे आपराधिक धाराएं किस मामले में लगी है? हम बोले ये बहुत महीन लाइन है, उसके पूरे परिप्रेक्ष्य को देख के समझना होगा कि आप एक लिस्ट जारी कर देते हैं कि राजनीतिज्ञों पर इतने इतने राजनीतिक आपराधिक मामले चल रहे हैं। कौन से आपराधिक मामले चल रहे हैं, इसको भी क्लियर किया जाना चाहिए। रघुवर दास जब सीएम थे तो उनको कोर्ट में जाना पड़ा, क्यों? कि इसने अवैध रूप से सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की थी। सीएम रहते कोर्ट में पेशी कि आप अवैध रूप से सीएम हाउस का घेराव कर रहे थे। जब वो सीएम नहीं थे तो घेराव किया था, अब उनको कोर्ट में पेश होना, एज ए सीएम अपने ही आवास का घेराव करने के लिए उनको सीएम कोर्ट में पेश होना पड़ रहा था। तो देखिए ये, इसीलिए झारखंड आंदोलन में सुदेश जी 4 बार जेल गए, 120 दिन से ज्यादा वो जेल में रहे। पुलिया जेल में रहे, रांची जेल में रहे, चाईबासा जेल में रहे, और बहुत नीचे से, माने ग्राम कमेटी के स्तर से पंचायत, पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक कमेटी से जिला कमेटी में आए, और जिला कमेटी के बाद फिर जब जैक था, जैक में हम लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे उसमें जिलाध्यक्ष थे वो। तो आंदोलन के समय मान लीजिए जिलाध्यक्ष ही थे तो वो आंदोलनकारी नहीं हुआ क्या? आंदोलनकारी संगठन का जिलाध्यक्ष आंदोलनकारी नहीं है क्या? ये देखिए सुरेश जी नहीं बोलते हैं, खंडन मंडन नहीं करते हैं, इसका बहुत नाजायज फायदा भी कहीं कहीं उठा लिया जाता है ना। लेकिन देखिए आंदोलन की पृष्ठभूमि आजसू को, मैं तो कहूंगा कि आजसू के पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं बहुत डिमीन करके और बहुत ही अंडर ये करके उसको दिखाया जाता है। मैं पूछता हूं कि पहला झारखंड टॉक आजसू के साथ हुआ क्यों? इसके बाद 99 में, 96 के बाद जब जैक बना, जैक के बाद जैक को हमने रिजेक्ट किया, फिर हमने आंदोलन शुरू किया। ठीक है। 95 में जैक झारखंड काउंसिल बनी, शिबू सोरेन सुरेश मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे। हम लोगों ने 96 में उसको रिजेक्ट कर दिया, हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हम लोग लाठियां चली, वही आंदोलनकारी अंदर में बैठे हुए हैं कुर्सी पर, हम लोग पर लाठियां चली, मेरा पैर टूटा था। अच्छा। और उसके बाद हम लोग रिजेक्ट किया, आंदोलन फिर शुरू किया। फिर 98 में लालू यादव ने कहा झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। फिर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 21 सितंबर को बंद का आयोजन किया, पूरा झारखंड बंद हुआ, स्वतः स्फूर्त बंद हुआ। वो जस्टिस एलपीएन साहदेव को मैं लेकर आया झारखंड आंदोलन में, उनको संयोजक बनाया सर्वदलीय कमेटी का। कहने के लिए सर्वदलीय थी लेकिन थे सिर्फ आजसू के ज्यादा। अच्छा। बाकी कोई दल डायरेक्ट नहीं आया। तो अब लालू ने जब कह दिया मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, 93 में जब कांग्रेस से सौदेबाजी कर ली, लेकिन इसके बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कांग्रेस और राजद के साथ ही रहा, अभी भी है। 2000 में जब लालू की सरकार को बहुमत नहीं था तो भी जेएमएम उनके साथ था। उस समय सुदेश महतो को फोन करके लालू यादव ने कहा था कि आइए, चूंकि जोबा मांझी भी हमारे साथ थी, आजसू उसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, समर्थित थे, तो जोबा मांझी और सुदेश को कहा कि आप लोग दोनों को हम बना देते हैं, हमको समर्थन कर दीजिए, क्योंकि 2000 के चुनाव में लालू को बहुमत नहीं था।
लेकिन सुदेश जी ने कहा कि आप झारखंड का विरोध करते हैं, आप कहते हैं मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, मुझे ये सब इस झारखंड के सिवा कुछ नहीं चाहिए। 2000 में ही ऑफर आ गया था। हाँ, विधायक थे, ऑफर आया, सुदेश जी ने मंत्री पद स्वीकार कर दिया। ये कौन जिक्र करता है? ये सब कोई नहीं बताता। कोई नहीं बताता है। अभी भास्कर ने छापा था। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक और जब सारी चीजें का जिक्र हो रहा है आज, G5, इस G5 के नेतृत्व करता सुदेश महतो थे। हाँ, थे ना? 2 आजसू के विधायक थे और हाँ। 3 निर्दलीय थे, बिल्कुल। मधुकोड़ा, एनोसेक्का और हरिनारायण। हाँ। तो मेरा ये एक सवाल, बहुत लोगों ने, मतलब मैंने कोई कहीं पर पढ़ा भी था, ऐसा कुछ जिक्र भी आता, हालांकि अब सुदेश जी बोलते ही नहीं है तो किससे पूछा जाए। तो अब आप मिले हैं, आपको जानकारी, आपने सारी चीजें देखी। मुझे एक जानकारी ये भी मिली कि सुदेश महतो को उस समय मुख्यमंत्री पद ऑफर हुआ था। क्या ये सही है? एकदम सही है। G5 का लीडर को ही ना ऑफर होगा। अच्छा। हम लोगों ने चर्चा की रात भर बैठकर कि आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए। हाँ। हम लोगों ने कहा नहीं, आजसू का 2 विधायक है, ठीक है, G5 है, 2-4 ठीक लोग है। और जुड़ गए हैं, लेकिन हमारा 2 ही विधायक है ना, सुदेश महतो, चंद्रकांत सूद, एक सिल्ली से, एक रामगढ़ से। हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे तब इसके लिए कदम बढ़ाएंगे। गृह मंत्री बन जाना, डिप्टी सीएम बन जाना, ये अलग बातें हैं। लेकिन सुदेश जी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए रात भर हम लोगों ने चर्चा की कि नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं करना हो कि आने वाली पीढ़ी हमको कहीं ना कहीं माफ नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ी हमको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्ट के तौर पर देखेगी, अवसरवादी के तौर पर देखेगी। और आजसू ने तो समझौता भी आंदोलन चलाया। हम कहते थे नो झारखंड, नो इलेक्शन, झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसीलिए तो आजसू पॉलिटिकली पीछे रह गया। आजसू आज कई दलों में जो है, मैं लाइन से बता सकता हूँ कि आजसू के ही है। इस सरकार में 4 मंत्री ऐसे हैं जो बैकग्राउंड आजसू का है। तो ये सुदेश महतो को मंत्री का भी ऑफर आया, मुख्यमंत्री का भी ऑफर आया, लेकिन सुदेश जी ने कभी महिमा मंडित नहीं किया। इसके पहले मैं 99 का बता दे रहा हूँ कि 99 में हम लोग को ऑफर आया कि एनडीए का सपोर्ट करने का। अटल जी, वाजपेयी जी आ रहे थे रांची में अगस्त में, तो आया कि उनसे बात करके हम लोग सपोर्ट करते। तो हम लोग के अंदर सहमति नहीं बनी। हम थे, सुदेश थे, कमल किशोर भगत के बाद विधायक बने, हसन जी थे, ललित जी थे। तो उसके बाद फिर हम लोग मंथन करते रहे। फिर हम लोगों ने कहा नहीं, भाजपा तो कह रही है कि अलग राज्य बनाएंगे, तो बातचीत करने में हर्ज क्या है। तो बातचीत का अड़ंगा था वनांचल, कि भाजपा वनांचल बनाएगी, हमको वनांचल नहीं चाहिए, हम लोग बात करके देखते हैं। तो हम लोग, आडवाणी जी कहीं जा रहे थे, तो फिर बात हुई कि आडवाणी जी रांची एयरपोर्ट पर आएंगे, और वो चुनाव का समय था, हम लोग के साथ बातचीत करेंगे। गृह मंत्री थे, तो गृह मंत्री कहीं भी बात करें, गृह मंत्री है। तो वहां एयरपोर्ट पर हम लोग के साथ बातचीत हुई। बेसिकली वो बातचीत तो इसलिए थी कि हमारा सपोर्ट उनको मिल जाए, लेकिन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि गृह मंत्री हमसे बात कर रहा है, बीजेपी के हित के लिए बात कर रहा है, लेकिन हमको झारखंड का हित निकालना है उसमें। तो बातचीत हुई, तो हमने कहा कि झारखंड पौराणिक नाम है, श्लोकों में झारखंड आया है। श्लोक में है झारखंड? झारखंड कई श्लोक में आता है, कई जगह जिक्र आता है। झारखंडी महादेव कहते हैं। हाँ, झारखंड महादेव। आप नागपुर चले जाइए, वहां एक देवी का मंदिर, उसको झारखंडी देवी कहते हैं। हाँ, झारखंड महादेव मैंने राजस्थान वगैरह में भी देखा है। हाँ, नागपुर में झारखंडी देवी का मंदिर है। तो झारखंड एक पौराणिक नाम है, कई रेफरेंसेज में आया। जैसे कोई श्लोक ध्यान है ऐसा? एक श्लोक मैंने पढ़ा था, अयः पात्रे पह पानम शाल पत्रे भोजनम खजूर पात्रे शयनम च इति झारखंड वर्तते। तो ये जो पौराणिकता है झारखंड नाम की, ये पौराणिकता से आप डेविएट कर रहे हैं। तो बोले दोनों का अर्थ एक ही है। कहा नहीं, दोनों का अर्थ एक है, भावना अलग। शब्दों से भावना व्यक्त होती है, और भाजपा को नुकसान होगा इसका। वनांचल पर आप स्टिक करेंगे तो नुकसान होगा। बोला आजसू साथ में आएगी तो हम इस पर विचार करेंगे। तय हो गया कि ठीक है, आजसू एनडीए में सपोर्ट करेगी। हम तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे, फोर्स थे, प्रेशर ग्रुप थे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो हो गया कि एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, एयरपोर्ट की कैंटीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ। आडवाणी जी के साथ मैं, चूंकि मैं ही नेतृत्व कर रहा था, तो
मैं बैठा, सुदेश थे, कमल किशोर थे, बाकी सब कोई थे। उससे सब आजसू वाले ही थे। आजसू के साथ ही वो वार्ता 89 की वार्ता, 99 की वार्ता दोनों आजसू के साथ ही थे। आजसू गृह मंत्री ने किया, केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने किया। अच्छा। तो हमने क्या हुआ कि खड़ा होकर कहा कि हम आग्रह करते हैं कि झारखंड राज्य का शीघ्र से शीघ्र गठन हो और इसका नाम झारखंड रखा जाए। अच्छा। अडवाणी जी भी उठ के खड़े हो गए, हैं। मैं फोटो दे दूंगा आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ के खड़े हो गए, बोले मैं स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड नाम से कोई परहेज नहीं है, हम इस पर अवश्य विचार करेंगे इस नाम को रखने के लिए। पहली बार ये हेडलाइन बना था कि अडवाणी जी ने कहा कि झारखंड नाम से परहेज नहीं, और उसी ये में हमारे प्रेशर में वो उस चीज पर आगे बढ़े। फिर वनांचल का, जबकि कई लोग बोले कि भाजपा को हटना नहीं चाहिए, लेकिन भाजपा ने मन बना लिया कि नहीं झारखंड नाम रखेंगे, और आजसू ने 99 से एनडीए के साथ में है। और एक और आपको ऐतिहासिक चीज बताता हूं कि एनडीए का लॉन्गेस्ट पार्टनर अगर कोई है, सर्वाइविंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसने कभी एनडीए से नाता नहीं तोड़ा हो, भले अकेले भी चुनाव लड़ा लेकिन सरकार एनडीए पर सपोर्ट किया, वो आजसू है। अकाली दल था पहले था शिरोमणि अकाली दल। नीतीश जी भी थे, लेकिन 2000 से नीतीश जी थे, नीतीश जी ने नाता कई बार तोड़ा, बीच में तो कई बार तोड़ा। आजसू ने इवन जब G5 टूट गया और सुदेश जी ने मुख्यमंत्री पर स्वीकार नहीं किया और मधुकोड़ा पर छारा डाला गया, तो भी आजसू का एक विधायक सरकार में चला गया था, तो भी सुदेश जी नहीं डिगे थे। सुदेश जी ने विपक्ष में बैठते थे, लोग मजाक भी उड़ाते थे, भाई एक विधायक पार्टी तो नहीं गई थी ना, एक विधायक में चला जाना पार्टी। लेकिन सुदेश जी ने एज ए लीडर वो कभी भी डेविएट उन्होंने नहीं किया अपने पोजीशन से। ये पूरी कहानी जो है हाँ, ये पूरा ये मैंने आपको नीतीश, बिहार में जब नीतीश जी की सरकार बने 2000 में, जो गिर गई, उसको सपोर्ट किया, लेकिन लालू यादव को सपोर्ट नहीं किया। मंत्री बन सकते थे, नहीं बना, मुख्यमंत्री बन सकते थे, नहीं बने। मधुकोड़ा से ज्यादा बड़े लीडर थे ना, वो तो लीडर थे, उस G5 का लीडर ही यही थे। पहला ऑफर जो मेरे को भी जानकारी की, पहला ऑफर यही थे। और इसलिए एनडीए के साथ में है कि एनडीए ने ईमानदारी से हमारे साथ जो भी टॉक किया उसको इम्प्लीमेंट किया। अटल अडवाणी जी का हम लोग इसलिए सम्मान करते हैं कि उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। 99 में आजसू एनडीए को सपोर्ट किया और 2000 में बन गया। तो अगर झारखंड बना तो आजसू के एनडीए में आने के बाद बना। 20 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए के साथ रहा, झारखंड नहीं बना। झारखंड 93 में बन सकता था, जब नरसिंह राव की सरकार को बचाने के लिए इन पर आरोप लगा संसद। अच्छा, ये सारी चीजें तो हैं। अब ये तो आजसू की थी, अब आजसू पार्टी पर मैं आ रहा हूं। आजसू पार्टी बनने के बाद यही आरोप लगता है कि वो जो धार थी आजसू की, वो धार खत्म हो गई। मतलब आजसू पार्टी बनने के बाद आप बिना दांत का शेर बन के रह गए। 1985 पर भी आप सिग्नेचर करते थे, फिर 1932 भी आप मांगते हैं। आप जो है ओबीसी के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण की भी मांग करते हैं, और उसके बाद आप कुर्मी के एसटी के लिए भी आंदोलन करते हैं। तो मतलब कुछ स्टैंड नहीं, ये एकदम स्टैंड क्लियर है आजसू का। आजसू पार्टी आजसू पार्टी का आजसू के जमाने से और अभी तक का स्टैंड एकदम क्लियर है। इसलिए क्लियर है कि हम झारखंडी जनता के हित में कोई निर्णय ले रहे हैं। जब सरना की बात आई, सरना कोड की बात आई, तो सबसे पहले आजसू ने सपोर्ट किया। उस समय कोई पार्टी सामने नहीं आई थी, आप निकाल के देख लीजिए। आज मुख्यमंत्री सरना की बात करते हैं, इन लोगों ने कब से सरना बोलना शुरू किया, आजसू के एजेंडा में कब से सरना कोड है, आप पलट के देख लीजिए किस पार्टी के एजेंडे में सरना कोड रहा। जेएमएम से पहले आपके एजेंडे। आजसू के साथ जितने ट्राइबल जुड़े रहे, आज भी जुड़े हुए हैं। आजसू किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, झारखंडियों की पार्टी है, झारखंडियों का संगठन है, और झारखंडी जनता के लिए संघर्ष करने का संगठन है। राजनीतिक अवसरवादी अगर आजसू और समझौतावादी आजसू रहता, लोग बोलते हैं कि सुदेश महतो सरकार में रहे, हाँ, डिप्टी सीएम रहे, गृह मंत्रालय। आप बताइए, जब सुदेश जी पथ निर्माण मंत्री बने तो झारखंड को सड़कों से पहचान बनी।
लालू यादव भी आए तो बोल दिया हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़क हो गया। नीतीश जी भी आए तो बोले बिहार झारखंड का अंतर दिख रहा है। ये सब तो खैर शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी इस पर कहा। ये सब बाबूलाल जी मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं जाते थे तो क्या बोलते थे? सड़क, पुल। और हम लोगों ने बैठकर आईसीयू में बैठकर, सरकार चूंकि पार्टी थी तो हम लोग बैठकर चर्चा करते थे कहां कहां लोग को चाहिए। वहां चूंकि विधायक है उससे मतलब नहीं था। संथाल परना में जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, आप जा नहीं सकते थे संथाल परना, यहाँ से 12 घंटा से पहले पहुंच नहीं सकते थे। धनबाद से आपको 8 घंटा लगता था दुमका जाने में। बिल्कुल। और पाकुड़ और साहेबगंज की तो बात सोच ही नहीं सकते थे। इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सुदेश जी ने काम किया। हर बॉर्डर पर गए, मंत्री बने, पत्नीवान मंत्री बने, तो सब पलामू के बॉर्डर, नगर उटारी के बॉर्डर, यूपी बॉर्डर पर गए, चाईबासा के बॉर्डर पर गए। ऐसी क्या मजबूरी थी कि 1985 पर चंद्रप्रकाश चौधरी और सुदेश महतो को साइन करना पड़ा? देखिए, कोई चीज सरकारी तौर पर जब किसी गठबंधन में रहते हैं तो तात्कालिक तौर पर जो प्रैक्टिकल, लीगल, संवैधानिक अप्रोच आता है, उस अप्रोच के अनुसार तात्कालिक रिलीफ देने के लिए आप किसी एजेंडे को आगे लेकर जा सकते हैं। आप मैट्रिक पास करेंगे, फिर आप इंटर करेंगे, फिर बीए करेंगे, बीए करके फिर दोबारा बीए कर सकते हैं। लेकिन आप किसी जगह सुई को अटका देंगे तो जो झारखंडियों को, जो उस युवा पीढ़ी तो आगे निकल जाएगी ना। वो अप्रोच हमको देखना है। कोर्ट का कुछ वर्षन आ गया, सरकार तो दायरे में बंधी हुई है ना, दायरे में बंध कर काम करती है। उसमें हमको अवसर निकालना है। कोर्ट ने जब डोमिसाइल का मुद्दा राज्य को जला रहा था, कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की थी, कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे, उसके आधार पर आगे काम हुआ। अब उसके आधार पर और आगे काम करने की अगर जरूरत है तो ये सरकार करके दिखाए। अगर सरकार मानता है कि भाई उसी जो एक ये पॉइंट बना दिया गया है, उस पॉइंट को चेंज करे ना ये सरकार। किसने रोका है? सरकार के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। अच्छा, एक सवाल और है, अभी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, नहीं, मैं सुदेश जी का पूरा खत्म कर, अच्छा, क्योंकि बात होती है तो पथ निर्माण मंत्री के रूप में झारखंड की पहचान सड़कों से बनी। जब ये गृह मंत्री बने तो नक्सली इलाकों में रात्रि विश्राम करने का, इन्होंने रात्रि विश्राम या रात बिताने का इन्होंने परंपरा शुरू किया। अच्छा। घाटशिला जहां चुनाव हो रहा था उसके जंगलों में जाकर रात बिताई इन्होंने। और मैं एक उदाहरण बता दे रहा हूँ, हम लोग चाईबासा गए हुए थे, मैं भी था साथ में। वहाँ अभी जो डीजीपी थे वहां पर अनुराग, हाँ, डीआईजी थे, और नवीन सिंह या कोई एसपी थे। तो शाम को 8, साढ़े 8 बजे सुदेश जी ने कहा कि मैं अब रांची निकलूंगा। तो मुझसे उन लोग किनारे लगे, बोलने लगे कि रास्ता खतरनाक है। उस समय रोड भी बढ़िया नहीं था, वो जलेबिया घाटी जो छतरपुर से है, वो रोड भी बढ़िया नहीं था। अब उस ये में आना है। अब वो लोग, सुदेश जी बोले मैं गृह मंत्री है, मैं रात को नहीं चल सकता हूं, तो जनता कैसे चलेगी? मैं रात को ही सफर करूंगा। अब सब जानते थे नक्सली समस्या जो है उस समय, आज से 20 साल पहले झारखंड में बहुत। सुदेश जी आए, रात को 10:30 बजे निकले हम लोग, बंदगांव में आकर रात को थाना का निरीक्षण किए, एकदम हॉट पॉइंट पे, और आए खूंटी होते हुए हम लोग रांची आए। कौन सा लीडर इतना खतरा उठाता है, बता दीजिए आप मुझे। और उन्होंने व्यवस्था बनाई थानों में कि कोई आएगा तो पहले उसको पानी पिलाने की व्यवस्था हो, बैठने के लिए चेयर दीजिए। झारखंड इसलिए बना है कि झारखंडी जनता को रिलीफ बने। जब तक वो अपराधी नहीं है उसके पहले तो वो आपका मालिक है ना, उसका स्वागत होना चाहिए। थानों, नए थाना भवन जितने बने हैं सब सुदेश जी के समय बने हैं। आधुनिकीकरण जो पुलिस का हुआ सब उनके समय में हुआ। तो जब वो उनके पास जल संसाधन ये था, तो अजय बराज में पहली बार पानी उन्होंने, 50 साल से अजय बराज बन रहा है, लेकिन उन्होंने एकदम दबाव देकर कहा कि अजय बराज में पानी देखना चाहते हो। हमारे जामताड़ा नाला इलाके में जो है पहली बार वहां पानी
की धार देखी लोगों ने नहरों में। नहीं तो वो अजय बराज योजना खत्म हो तो जाता, वो कांग्रेस के समय से खाली लूट ठंडा खसोट बस्ता का रहता। था। तो ये डिटरमाइंड होके जो काम करने का है। तो जब इतना काम किए तो फिर मतलब सीटों के मामले में आप लोग कैसे पीछे रह जाते हैं? देखिए, दो चीज है ना, हम लोग अवसरवादी चुनावी राजनीति, चूंकि आजसू एक आंदोलनकारी संगठन रहा, तो हमारे अंदर भी उस ढंग से हम कहीं नहीं झुक सकते हैं, उस ढंग से हम क्रियाकलाप नहीं बढ़ा सकते। तो लेकिन 7 सीटें हम लोग को, 7 सीट तक तो हम लोग गए 2009 हाँ, में, 7 और सीट, अकेले लड़के। मैक्सिमम 7 सीट तक आप पहली लोग बार तो 14 में गठबंधन हुआ, उसके पहले हम एनडीए में रहते थे लेकिन चुनाव अकेले अकेले लड़ते। लड़ते थे। ये बहुत लोग बोलते हैं ना, एनडीए में रहते थे लेकिन चुनाव अकेले लड़ते थे। तो भाजपा पार्टी बढ़ी थी, समय होता है बहुत सारा चीज का। अभी हम, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुदेश जी ने जो किया है, सुदेश जी का जो बैकग्राउंड है और आजसू के जो बैकग्राउंड है, उसको जनता के सामने सही रूप में पेश नहीं किए। प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नहीं हम मतलब मैं कुछ नई नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था कि आजसू अगर अकेले चुनाव लड़ेगी, बीजेपी के पिछलग्गू बन के नहीं रहेगी, एनडीए के फोल्डर में नहीं रहेगी, तो कई लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी, ये हो जाएगा। नहीं, 2009 तक तो अकेले लड़ते थे, 2019 में भी हम अकेले लड़े थे। घाटशिला में मैं देख रहा था 32,000 वोट था, वहां पर भी कुछ लोग बोलते हैं कि अभी सुदेश जी हार गए। सुदेश जी तो 14 में भी हारे थे, उतना काम करके हारे थे। हार जीत का पॉइंट जो होता है, कभी कभी वो मैथ्स नहीं होता, वो अलग गणित अलग होता है। कभी कभी हम अपनी बात को पहुंचाने में अगर झिझक है तो लोग में मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, भूल जाते हैं लोग। सिल्ली को एक समय मॉडल माना जाता था, सिल्ली का विकास देखने के लिए लोग जाया करते थे, और सिल्ली में क्या नहीं आया। आप छोड़िए ना, सिद्धू कानू का वंशज मंडल मुर्मू चर्चा में है, कभी पूछिए तो सुदेश जी कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, उनके मुंह से तो नहीं, लेकिन पढ़ाया लिखा है तो सब हाँ, उन्होंने ही है। मैं ही लेके गया था सुदेश जी को वहां भोगनाडी। हम लोग गए अंदर, सुदेश जी देखे कैसे इलाज हो रहा है वंशज का, ग्रामीण चिकित्सक करा, उन्होंने तुरंत फोन करके व्यवस्था फिर कराई। फिर बोला, वो लोग से पूछा कि खेलते हो, क्योंकि खुद स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन। मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन, वो भी स्पोर्ट्स पर्सन। तो हम लोगों ने कहा, तो फुटबॉल उन लोग को दिया। उसके बाद बोले पढ़ना चाहोगे, तो हाँ पढ़ना चाहेंगे। तो फिर वो लोग को लाकर पढ़ाया, इंजीनियर बनाया। लेकिन कभी वो अपने मुंह से नहीं बोलते। अभी परसों मंडल मुर्मू गए थे मिलने के लिए, सुदेश से जाते रहते हैं मिलने के लिए, कभी नहीं कहा कि तुम आजसू में रहो। अगर उस ध्येय से किया रहता तो कहते कि आजसू में रहो तुम। आज एसएसजी ग्रुप जो है महिलाओं का, जो मजबूत है, ये सुदेश महतो का देन है। ग्रामीण और पंचायती राज को पूरा मजबूत करने में आज 50% आरक्षण जो है पंचायत में महिलाओं को जो मिल रहा है, आज देश 33% की बात कर रहा है, सुदेश ने 50% आरक्षण सबसे पहले लागू किया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में, आदिवासियों के सशक्तिकरण की दिशा में, जो डाउन ट्रोडन है, दलित है, पिछड़ों, आप कुर्मी की बात करते हैं बहुत लोग। कुर्मी हमसे पूछा भी, मैं जामताड़ा में कल था, तो पूछा कि अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। हमने अपने समाज के लिए किया, सबके लिए किया। पूरी लिस्ट है सुदेश जी के ये पर, कई जातियों के लिए एसटी स्टेटस के लिए 2004 में ही प्रस्ताव, उसमें कुर्मी भी है। हाँ, कुर्मी भी है, घटवार भी है, अभी भोक्ता बना है उसके लिए भी। अभी भोक्ता समाज का जो अध्यक्ष है वो आजसू का महासचिव है। हाँ, पूरा समाज हमारे साथ रहा है। हमने चुनावी इस्तेमाल कम किया, नहीं किया, लेकिन पूरा भोक्ता समाज के लिए पीछे खड़े रहे। देखिए, कोई समाज कोई डिमांड कर रहा है, सुदेश जी उसके साथ खड़े रहते हैं। कुर्मी समाज ने जब से भी डिमांड शुरू किया, सुदेश जी हर समय उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, सामाजिक लड़ाई है, समाज को आगे आना होगा, समाज को देना होगा कि भाई हम इस क्राइटेरिया पर फिट होते हैं। इसको राजनीतिक लड़ाई बनाना, आज जो राजनीतिक लड़ाई बनाने के एक माहौल खराब, सामाजिक समरसता का माहौल खराब किया जा रहा है। तो सुदेश जी तो, ये सरना स्थल का विवाद हुआ तो आदिवासियों के साथ, सरना स्थल के साथ खड़े रहे। जब सारे सरना समिति ने वो रांची बंद का आह्वान किया, तो आज तो साथ में खड़े रहे। सामाजिक समरसता तो आपकी एक नेत्री है ज्योत्सना केरकेट्टा, उनके बयान भी बिगड़ रहे हैं, तो उन पर आप लोग एक्शन क्या लेना है? देखिए,
कोई अपने समाज के लिए कहीं पर कुछ बात कर रहा है, देख भाषा आदमी का संयत होना चाहिए, वो आगे पहचान देता है। और हर समाज को अधिकार है कि अपने बारे में तर्क रखे या अपने समाज के बचाव के लिए कुछ करे, लेकिन इससे सामाजिक माहौल अगर बिगाड़ने की कोशिश होती है, सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश होती है, तो इसमें मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार और जो गठबंधन कांग्रेस झामुमो का जो गठबंधन है, ये कहीं ना कहीं इसका मजा लेने का, उठाने का कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं इसको, ये ऐसे तत्वों को बैकिंग कर रहा है जिस भी माध्यम से कर रहा है, ताकि समाज को बांट कर वो राजनीतिक लाभ ले सके। आजसू कभी समाज को बांट कर राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहती है। सुदेश महतो कभी समाज को बांट कर सभी समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, चूंकि झारखंड आंदोलन से आए तो और झारखंड आंदोलन में आजसू में सभी समाज के लोग थे। आज सुदेश जी कहीं भी जाते हैं सभी समाज के लोग रहते हैं। कहीं कहीं पर भी आप ये नहीं देखेंगे कि कुछ किसी धारा में बंधे हुए हैं। संथाल परगना जाते हैं, वहां भी सम्मान मिलता है। धनबाद गए, धनबाद में भी उनको सम्मान मिला। वो पलामू अभी गए, वहां भी लातेहार में हजारों संख्या में युवाओं ने जुटा। अभी छात्रों का 7 लाख छात्रों को ये छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है पोस्ट मैट्रिक, उसमें सिर्फ क्या कुर्मी समाज के हैं, क्या आदिवासी हैं, दलित हैं, ओबीसी वर्ग के अन्य जो गरीब छात्र हैं वो है। अब देखिए कि उसको कोई लड़ने वाला नहीं था। आज छात्र संघ जब इसको लेके सामने आया तो सुदेश जी ने कहा कि छात्रों की लड़ाई है, छात्र संघ लड़े। हम चाहते तो राजनीतिक रूप से हम उतरते रोड पर। तो मतलब हमने छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आजसू छात्र संघ एक स्वतंत्र छात्र संघ है, वो रोड पर उतरा, हमने उसको मदद की। और देखिए कितना बड़ा 4000-5000 छात्र सड़कों पर उतरे और एक संयमित अनुशासित ढंग से वहां पर आंदोलन खड़ा किया। आज देखिए सरकार इसको जवाब तो देना, गवर्नर ने भी संज्ञान लिया है, राज्य सरकार ने भी संज्ञान ले लिया है, जवाब दे रही है अब सरकार ने संज्ञान में लिया है जी। ठीक है, आंदोलन सब कोई कर सकते हैं, लेकिन लीड किसने लिया? झारखंड आंदोलन सबने लड़ाई लड़ी, झारखंड आंदोलन में लीड किसने लिया? किसने इसका टर्निंग पॉइंट पर लाया 89 में और 99 में? ये सब बताइएगा। ये दोनों टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, मेरा एक सवाल, मतलब आजसू पार्टी, अब जो नई पार्टी आई है जेल कैंप के, उससे खतरा महसूस कर रही है? मतलब सुदेश महतो ये महसूस कर रहे हैं कि भाई जयराम महतो से उनको खतरा है, और इस तरह चूंकि सोशल मीडिया का माहौल देखिए या जिस तरीके के चर्चा का बाजार देख लीजिए, तो ये देखिए कि भाई आजसू के करियर को जेल कैंप खत्म कर रहा है। देखिए क्या है ना कि सबसे बड़ी, अगर पॉलिटिकली आप बात करते हैं तो क्या आजसू के किसी नेता ने या सुदेश महतो ने कहीं इस पर कोई बात की है क्या? नहीं की है। अब सोशल मीडिया में अभी एक लड़का के साथ कुछ महिला नेत्रियों ने मारपीट की। हमने पता किया कि कौन है भाई, तो पता चला कि तो आजसू से संबंध ही नहीं है। वो आजकल मोनेटाइजेशन एक आया है, अच्छा है ना, व्यूअरशिप मोनेटाइजेशन, कुछ भी लगा दो, कुछ भी चला दो, व्यूअर बढ़ना चाहिए, व्यूज बढ़ने चाहिए। उससे समाज को नुकसान हो रहा है, उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, उससे राज्य को नुकसान हो रहा है, ये नहीं देखना है। कुछ भी बोल दो, 2000-5000 व्यूअरशिप आ गया, कुछ मोनेटाइज में यूट्यूब और फेसबुक वाले कुछ पैसे उपाड़ने में डाल देंगे, इसके कई लोग इसमें खड़े हो गए। अच्छा, ये सब लंबा नहीं चलने वाला है। तो ये मतलब आप लोगों की तरफ से भी तो वार होता है? नहीं, हमारे ये देखिए पार्टी के ऑफिशियल साइट से अगर कुछ हो रहा है तो बताइए। नहीं, मतलब व्यक्तिगत कोई कहाँ क्या लिख रहा है? इतने आजसू में कितने लाख कार्यकर्ता है, कितने लाख, कोई बहुत लोग है भी नहीं तो भी आजसू का अपने को समर्थन बता रहा है। जो समर्थक बता रहे हैं उनको, या किसी अन्य दल के समर्थक बता रहे हैं, या भाजपा के समर्थक बता रहे हैं, आप तो किसी को कहीं रोक नहीं सकते हैं। वो क्या लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, पढ़ने वाले को जज करना होगा। आप लोग खतरा नहीं मान रहे हैं? मतलब जयराम महतो गया जेल के? नहीं, आजसू का एजेंडा एकदम अलग है। आजसू का कोई लिमिटेड एजेंडा पर आजसू नहीं, आजसू पूरे झारखंडी जनता के हक, अधिकार और सम्मान और पहचान की लड़ाई लड़ी है, और इसी को लड़ने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
इसी को लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुदेश महतो क्या, शिबू सोरेन क्या सिर्फ संताली समाज के नेता थे? नहीं भाई, वो तो नहीं थे। झारखंड के सर्वोच्च तो सुदेश महतो किसी समाज में सीमित कैसे कर सकते हैं? आजसू को किसी समाज में सीमित कैसे कर सकते हैं? आजसू के लीडर्स का नाम, उसके प्रेसिडेंट्स का नाम अब जब देखिए, आज जसवंत भगत है, प्रवीण प्रभाकर है, सुदेश महतो लातेहार भी जा रहे हैं तो उनके साथ युवा जुड़ रहे हैं, संथाल परगना भी जा रहे हैं उनके साथ युवा और समाज जुड़ रहा है, कोल्हान भी जा रहे हैं तो जुड़ रहा है। हम अभी बंगाल में भी कार्यक्रम किया हम लोगों ने, उड़ीसा में भी हमारे पंचायत में जीत के आए हैं, बंगाल में भी पंचायत में जीत के आए हैं। तो ये नीतीश जी है बिहार में, क्या नीतीश जी किसी जाति के नेता है? आप बता दीजिए। जेपी मूवमेंट से निकल कर आए हैं और पूरे समाज को लेकर चल रहे हैं। सुदेश महतो जातिवादी राजनीति करते तो सुदेश जी को कभी जातिवादी राजनीति करते आप नहीं देखे होंगे। जब उन्होंने बात की है, सबसे पहला फास्ट ट्रैक रोड उन्होंने संथाल परगना को दिया, जो साहेब एक्सेप्टेड गोविंदपुर से साहेबगंज का पहला फास्ट ट्रैक रोड उन्होंने साहेब संथाल परगना को दिया। रांची सिल्ली पुरलिया कर देते हैं। इसलिए, और दूसरी बात, झारखंड में अगर शिबू सोरेन के बाद हम देखते हैं, जो झारखंड आंदोलन से उपजा हुआ कोई नेता है जो पूरे समाज को साथ लेकर चल सकता है, जो पूरे समाज, पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो बात करता है, सोचता है और किया है, अब बेदाग है। सुदेश महतो को आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कुछ भी लिख दे, अरे डिप्टी सीएम होना गुनाह है क्या? आप इस बात को अप्रिशिएट कीजिए कि 2-4 विधायक लेके आया और डिप्टी सीएम बन के पहचान दिया झारखंड को। सिंगल विधायक रहते हुए पथ निर्माण बन के आज पूरा झारखंड को सड़क का से पाटने का काम किया, पुल पुलिया। मैं और एक उदाहरण बता रहा हूँ कि जब पथ निर्माण मंत्री थे तो हम लोगों ने बात की रेलवे से कि यहाँ पर कई जगहों पर ओवरब्रिज नहीं है, तो रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हम लोग जब करेंगे तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर राज्य सरकार कोई पुल बनवाना चाहती है तो 50% हमको दे दे, आप 50% लगा देंगे। हम लोगों ने नीतीश जी के पास गए, नीतीश जी से बात की हम लोगों ने कि हम लोग को करीब 14-15 जगह ओवरब्रिज बनाना है, कोडरमा में है, रांची में है, पलामू में है, संथाल परगना में है, धनबाद में, कई जगहों पर बनाना है। तो नीतीश जी बोले कि हाँ, उसका तो कुछ बुलाया अफसर लोग को, कुछ नियम है, ऐसे है वैसे। हम लोगों ने ड्राफ्ट निकाल के दे दिया उनको, लीजिए 50% दिया। और आज कई जो झारखंड बनने के बाद जो ओवरब्रिज बने हैं, वो ओवरब्रिज उसी समय सुदेश महतो जी का देना। आज जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये राजेंद्र चौक से उधर, उस समय इस पर चर्चा हुई थी पथ निर्माण विभाग में। उसमें कई रोड पथ निर्माण विभाग में नहीं थे, सुदेश जी ने टेक ओवर किया, जबरन टेक ओवर किया कई बड़े सड़कों को। अब देखिएगा रांची टाउन में आप अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ टेक ओवर किया, आपको मेन रोड टेक ओवर किया, आपको पुरलिया रोड हो, मैंने कई रोड ऐसे हैं जो उसमें टेक ओवर करके, हमको याद है चुटिया के चौक पर, बहु बाजार चौक पर हम लोगों ने वहां जाके कितनी सड़कों का वहां पर शिला फटा भी होगा, वहां जाके शिलान्यास किया, टेक ओवर कर करके शिलान्यास किया। यहाँ तो विधायक नहीं था हमारा, हजारीबाग में तो विधायक नहीं था। तो ये एक विजन के साथ और संयम के साथ, सबसे बड़ा कि संयम के साथ चलना, अनर्गल किसी चीज का दावा नहीं करना, अनर्गल किसी चीज पर किसी को घसीटना नहीं, और बेदाग 25, अगर 25 साल का करियर देखिएगा झारखंड बनने के बाद का राजनीतिक करियर, विधायक के रूप में या एक राजनेता के रूप में, तो सुदेश जी पर कोई आरोप तो नहीं है, प्रत्यक्ष आरोप तो कुछ भी नहीं है। आरोप मेरा कहना है कि कोई ऐसा आरोप बता दीजिए जो सुदेश महतो पर मंत्री रहता लगा हो। नहीं, प्रत्यक्ष आरोप तो बेदाग चले हैं। अभी तो देखिए रोज कोई न कोई घोटाला में कोई IAS जा रहा है, कोई मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, और अपने दम पर राज्य की राजनीति को एक दिशा देना, बिना गॉडफादर के। हम लोग का था, हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर किसी खुदा की कभी इनायत नहीं है। एक आखिरी और हिम्मत से का सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के हमें अपनी बात कहने की आदत नहीं।
एक आखिरी सवाल, एक आखिरी आरोप और इसका जवाब, चूंकि आपको भी जाना है और आपने समय का बताया था, मैं बार बार घड़ी इसीलिए देख रहा हूँ। एक आखिरी सवाल यह है कि सुदेश जी पर आरोप लगता है कि उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया, परिवारवाद की राजनीति की। सुदेश महतो की राजनीति चंद्रप्रकाश चौधरी से निकल करके सुनीता चौधरी से निकल करके, मतलब इसी तरीके की ये राजनीति इधर गिर्द घूमती रही, उसके बाहर वो कभी नहीं गए। कितना सहमत होंगे इससे? सुदेश जी के चंद्रप्रकाश चौधरी क्या डायरेक्ट रिलेटिव है क्या? डायरेक्ट रिलेटिव तो नहीं। पता नहीं, कहते हैं कि नहीं, मौसा है, सही तो कह रिश्ता होना और रिश्तेदार होना दोनों फर्क है। डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, अच्छा, डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। क्या उनको पहली बात डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। तो चंद्रप्रकाश चौधरी वहां पर थे, किसी कारण से वो नहीं लड़े, कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं। जनरली लोग अपनी पत्नी को लड़ाते हैं, सभी दलों में लड़ाते हैं। उन्होंने तय किया कि सीट को ये करना है, कार्यकर्ताओं ने तय किया, वो जीत के भी आई। तो जीत के भी आए। अब बताइए, तीसरे इसके अलावा किस रिश्तेदार को इन्होंने चुनाव लड़ाया है, बता दीजिए। मतलब ये नहीं, यही क्या, चंद्रप्रकाश चौधरी अपने दम पर आजसू के से जुड़े, और चंद्रप्रकाश चौधरी वो शख्स है जिसने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ी। हाँ, उन्होंने कुर्बानी दी, उनकी तैयारी थी उस सीट पर लड़ने की। वो आजसू से जुड़े, पहले आजसू में नहीं थे, वो आजसू से बाद में जुड़े। सुदेश जी जब आए तो फिर वो आजसू से जुड़े, हाँ, बाद में और उस सीट पर तैयारी थी उनकी। उन्होंने फाइल भी कर दिया था, जीता हुआ माना जा रहा था वहां से उनको। फाइल भी कर दिया था उन्होंने, लेकिन बाबूलाल जी मरांडी ने मुख्यमंत्री रहते तय किया कि हम यहीं से लड़ेंगे, और काफी कार्यकर्ता विरोध में थे। मैं गया पहले मनाने के लिए, पहले मैं ही गया, तो कार्यकर्ता एकदम रिएक्शन में थे, कह रहे हमारा तैयारी किया हुआ है, मुख्यमंत्री कहीं से भी लड़ सकते हैं, जनरल सीट पर क्यों आ रहे हैं, बहुत सारी बातें होने लगी। फिर हम लोगों ने समझाया, सुदेश जी ने समझाया कि नहीं, मुख्यमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री का सम्मान करना हमारा दायित्व है। और चंद्रप्रकाश चौधरी ने कुर्बानी दी, फाइल किया हुआ नॉमिनेशन को वापस लिया उन्होंने। कौन करता है ऐसा? और क्या लाभ लिया उन्होंने सरकार से, भी बता दीजिए। आरोप लगाने के पहले उनके रिश्ते में है और डायरेक्ट रिश्तेदार, दोनों वो फर्क है ना। डायरेक्ट रिश्तेदार किसको कहेंगे? कोई किसी का भाई हो, पत्नी हो, डायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट रिलेशन को तो आप इसमें नहीं गिने, डायरेक्ट तो नहीं है। चलिए एक और, अब जितना सवाल का जवाब हो गया तो एक और सवाल का जवाब अब दे ही दीजिए। जेल केम के कारण आप लोगों को चुनाव में तो नुकसान हुआ, ये बात तो आप मानिएगा। मतलब लंबोदर महतो आ रहे जेल केम के कारण आ रहे हैं, सुनीता चौधरी आ रही जेल केम के कारण आ रहे हैं, तिवारी महतो चलिए जीत गए, लेकिन मतलब अंतर जो कम था वो जेल केम के कारण था। सुदेश महतो आ रहे तो वो भी जेल केम के कारण आ रहे, तो जेल केम को आप लोग अपना। सुदेश महतो 14 में हार चुके थे, 14 के बाद के उपचुनाव में बिहार हार हुई थी उनकी, तो 2 बार तो पहले हार चुके थे। तो आप नए फैक्टर पर जो आ रहे हैं, तो पहले तब किसके कारण हारे थे? मैंने कहा ना कि समाज में वोटर्स के बीच में कभी कभी अपनी बात रखने में कमी हो जाना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और चंद्रप्रकाश चौधरी की वाइफ भी वो सीट पहले हार चुकी थी। ऐसा नहीं कि अगर पहली बार हारते तो आप किसी को क्रेडिट दे सकते थे, पहले वो सीट लूज किया इस फैक्टर को आप मानते ही नहीं। देखिए, राजनीति में फैक्टर बहुत आते हैं, बहुत फैक्टर आते हैं, लेकिन जिन जिन सीट की बात कर रहे हैं उस सीट पर आजसू नहीं थी कभी। डुमरी में कब जीती थी आजसू? अब बता दीजिए। आप सीट की बात कर रहे हैं तो बलियापुर में कब जीती थी आजसू? अब बागोदर में कब जीती थी आजसू? बरही में कब जीती थी आजसू? अब सब उस बेल्ट में जाइए, तो उसके आधार पर न तय करेंगे। हम जिस सीट पर जीत के ही कभी नहीं आए, उस सीट के में कोई परिवर्तन हो रहा है उसको हम कर रहे हैं, और इस सीट में पहले परिवर्तन हो चुका है। अगर हारने की बात है तो हम पहले भी हम इसका सामना करके फिर हम उस सीट को रिकवर किए, है ना। तो पहले की तब किसके वजह से हारे थे? इसीलिए बहुत सिंप्लीफाई करके राजनीति को बताने का प्रचलन अभी सोशल मीडिया में चल रहा है। राजनीतिक लोगों को शॉर्ट टर्म हिसाब से अगर हम आंकेंगे तो राज्य का नुकसान होगा। और सुदेश महतो जैसे लोग को
किसी खाने में बंद कर देंगे। शिबू सोरेन गुरुजी जैसे लोगों को किसी एक बाउंड्री लाइन खींच देंगे। जो झारखंड आंदोलन से आए हैं, पूरे राज्य को आंदोलित किया और सभी वर्गों का नेतृत्व किया। 2009 में आजसू के 7 विधायक आए तो 2 एसटी थे, लोहरदगा और तमाम, 2 एससी थे, दलित थे, 2 आदिवासी थे, 2 ठीक है, रंजन क्यारी और सही जी जुगसलाई। एक हटिया का शहर का सीट हमने जीता। बिल्कुल। तो ये यहाँ कौन सा समीकरण की बात कर रहे हैं? अगर आप देखें तो हर जगह हमने अपना ये दिखाया, हर जगह हमने काम किया, हर जगह लोगों का विश्वास जीता। और इसमें कौन सा स्वदेशी के रिश्तेदार थे, इसको भी देख लीजिए। ये आरोप लगा रिश्तेदार है, कैसे रिश्तेदार है भाई? उनके चाचा है, मौसा है, अपने क्या है? अभी मैं आप मेरे मित्र के मान ले आप पुत्र है, मैं भतीजा बोल रहा हूँ, तो कोई बोलेगा अरे चाचा भतीजा देखो फ्रेंडली गेम कर रहा है, ऐसे होता है क्या? है? ये सब राजनीति में इतना ये करके राजनीति को अगर हम कर देंगे तो राज्य का लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। चलिए, जो भी नए लोग आ रहे हैं, संघर्ष करके आ रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। सबको आगे बढ़ने का अधिकार है इस लोकतंत्र में, और सबको जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। जनता चूंकि देख रही है और जनता जब निर्णय लेती है तो अपने हिसाब से लेती है। इसीलिए जो भी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते समय उनको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि संघर्ष एक शॉर्ट टर्म प्रक्रिया नहीं है। आजसू का 40 साल होने जा रहा संघर्ष करते हुए, और लॉन्ग टर्म में समाज डिसाइड करता है, इतिहास डिसाइड करता है इसने क्या किया नहीं किया, उससे बड़ा मूल्यांकन तो और कोई मूल्यांकन होगा। आज आप कर रहे हैं मूल्यांकन, यहाँ बैठकर पूछ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म लड़ाई के लिए हमको तैयार रहना है, तब झारखंड को बदल पाएंगे हम। और शॉर्ट टर्म अगर व्यक्ति के आधार पर हम चलेंगे और विचार के आधार पर नहीं चलेंगे, जो विचार सबसे बड़ा है, संगठन से बड़ा विचार है, झारखंडियत का जो विचार है वो संगठन से ऊपर है। उस विचार को जब तक लेकर हम नहीं चलेंगे, झारखंड की उन करोड़ों जो शोषित है, जो आदिवासी वैसे हैं जहां तक सूरज की किरण नहीं पहुंची है, जो दलित है, वो उनको अधिकार कहीं ना कहीं ढंग से नहीं मिल पा रहा। ओबीसी है, सरकार ओबीसी को अधिकार देने में आनाकानी कर रही है। तो इस पूरी लड़ाई को एक ब्रॉडर कंसेप्ट में पूरी झारखंडी जनता को मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी, तभी ये सब। मुंडा अपनी लड़ाई अलग लड़ेगा, कुर्मी अपनी लड़ाई अलग लड़ेगा, उरांव अलग लड़ेगा, संथाली अलग लड़ेगा, ओबीसी अलग लड़ेगा, ओबीसी में बैस अलग लड़ेगा। ऐसे नहीं होता है, सबको एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़नी होगी। समाज का हर व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति का दुख दर्द में भागीदार बनेगा, उसका लड़ाई में साथ देगा, तब इस झारखंड को हम, जो शहीद का सपना का झारखंड था, वो झारखंड बना पाएंगे। और अगर हम आरोप प्रत्यारोप और शॉर्ट टर्म गेम में जाएंगे तो 25 साल झारखंड का गुजर गया, आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। तो ये प्रवीण प्रभाकर साहब थे, और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बातचीत हुई है जिन मुद्दों पर अमूमन बातचीत नहीं होती। मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियां सामने आई हैं जो कहानियां अब तक छुपी हुई थी। बहुत शुक्रिया आपका कि आप उन कहानियों को कम से कम लोगों के सामने लेकर के, और सुदेश महतो के बारे में भी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग तो पढ़ते हैं लेकिन ना किसी आर्टिकल में ये चीजें पढ़ने को मिलती है, ना कोई बताता है। तो चलिए कम से कम प्रवीण प्रभाकर जी, ये दौर है इंट्रोस्पेक्शन का, आत्ममंथन का, झारखंड के लिए, झारखंड के सभी दलों के लिए, सभी नेताओं के लिए, कि आत्ममंथन करें और किसी को अपना कंपटीटर नहीं माने, आप अपनी लड़ाई, एक दूसरे का कॉपरेशन में चले। विपक्ष सरकार को सहयोग करे, सरकार विपक्ष की बात सुने, कोई दल है तो दूसरे दल की भावनाओं को समझे। और जो कार्यकर्ता है मैं उनको भी कहता हूं, चाहे वो आजसू के हों चाहे किसी भी दल के, कि पहले वस्तु स्थिति को समझें, सोशल मीडिया का भागदौड़ में उतावला ना हो। चलिए, नाम नहीं लिया इन्होंने पूरे चर्चा के दौरान, किसी दल का, किसी विशेष नेता का कुछ भी नहीं। तो ये है आजसू के उपाध्यक्ष भी हैं।